नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बताते चले कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना बताया गया है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि ये देश की पहली योग नीति है। इस योग नीति के जरिए प्रदेश के 5 क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का भी निर्णय किया है। हॉकी स्टेडियम नाम बदल के योग स्थली रखने का काम किया। हम योग के विरोध में नहीं है, हमारा तो भारत है और हमने ये बात विधानसभा में रखी कि हम चाहते हैं कि गाँव में योग केंद्र खोले जाने चाहिए, जहाँ पे हमारे विद्यालय भी योग की शिक्षा और वंदना कटारिया हरिद्वार चुनौती है हमारी। ये चुनौती उस सोच को है जिस सोच ने कभी दलितों को मुख्य धारा में नहीं लाने दिया। आज सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। हमने कहा दलित समाज का उत्पीड़न, दलित समाज का अपमान हम कभी नहीं होने देंगे। साथ साथ जो अपमानित करने का काम सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया, बहन वंदना कटारिया का किया गया, हमने साफ बता दिया कि यदि वो शासनादेश वापस नहीं होता तो आंदोलन मात्र सांकेतिक था। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन किया जाएगा, न मात्र जिले में, हमें चाहे प्रदेश और देश में इस आंदोलन को ले जाना पड़े, मिल जाकर। अगली खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर एक महिला की सोने की चैन लूट ली। जहां आपको बताते चले कि जिसके बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार होने में भी कामयाब हो गए। आपको बताते चले कि मंजू जैन नाम की एक महिला अपने पति के साथ पंचायती धर्मशाला के पास स्थित जैन मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, और जहां पर यह लूटपाट की घटना हुई, और जो कि एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास जाकर झपट्टा मारते हुए महिला की सोने की चैन लूटकर बाइक पर सवार होकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए बदमाशों की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वह सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। सोशल मीडिया पर जमकर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया, तब कांग्रेस सत्ता में आई है। और इस बार उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने कहा कि एक बार यहां लोकतांत्रिक सरकार बन जाए, उत्तराखंडवादी सरकार बन जाए, उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाने वाली सरकार बन जाए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत का अपना विचार है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब वह पार्टी को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी का ही नेतृत्व करेंगे, इससे साफ है कि आगे आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा। बहुत सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को लड़ाएंगे तो निश्चित ही पार्टी को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विधानसभाएं बहुत छोटी हैं, और हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, वो उसके घर तक आए और घर आकर वोट मांगे, अपनी बात रखे। तो इसलिए जो है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो जैसे हरीश रावत जी हैं, तो उनको अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे।
उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा गतिमान है और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंध भी किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इस वर्ष संचालित हो रही यात्रा में अभी तक लगभग करीब 33 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं और जिसमें से यमुनोत्री धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम से लगभग 2 लाख, केदारनाथ धाम से 5 लाख और बद्रीनाथ धाम से करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि कुल आंकड़े की बात की जाए तो चारों धामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन को मिलाकर आंकड़ा करीब 14 लाख श्रद्धालुओं का पार कर चुका है। वहीं कोरोना के मामलों पर भी पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस होंगी उनका पालन किया जाएगा। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहिब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाएगा। अब खबर मसूरी से है जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने सप्लाई होने वाले करीब 5 क्विंटल नकली पानी को जब्त कर नष्ट कर दिया है। जी आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मसूरी संजू तिवारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मपीश सियाना के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि मसूरी के पिछले काफी समय से नकली पानी सप्लाई को लेकर शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पानी की सप्लाई करने वालों को माल सहित पकड़ने की योजना बनाई थी और जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी अधिकारियों के द्वारा मसूरी में पानी के उपभोक्ताओं से अपील भी की गई थी और जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में जहां वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं वरुणा वालियान की अध्यक्षता में हरिद्वार डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, विधायक ममता राकेश, विधायक फुरकान अहमद के साथ कई वरिष्ठ नेता इस दौरान शामिल रहे। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। वहीं वीरेंद्र रावत ने बताया कि वंदना कटारिया का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। ये वो लड़की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। आज उसके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये हरिद्वार की अस्मिता पर चोट है। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जन आंदोलन होगा और हम इसे हर हाल में रोकेंगे। 11 उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, संरक्षक और मेम्बरान और अन्य सभी सदस्य हमारे। तो इसके बाद हमारा दूसरा चरण ये इसका रजिस्ट्रेशन कराना है समिति का, ठेकेदार अपनी ठेकेदार संघ यूनियन का। उसके बाद फिर हम आगे जो काम वाम का निकले टेंडर, उसके लिए बैठक आउट कराई जाएगी, जिसमें हमारे सदस्य लोग मिलकर इस सभी ठेकेदारों को थोड़ा काम बांटने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। धन्यवाद।
देहरादून शहर में बढ़ रही स्टंट की गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो गया है। जहां आपको बताते चले कि देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी और साथ ही मौके पर ना रुककर आरटीओ की टीम उनके घर पर जाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कई बाइक स्टंट करता माफी मांग आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया है, तो वहीं रोड सुरक्षा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। इसमें हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको बताते चले कि बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र और प्रशासनिक स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली और वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी दी। आपको बताते चले कि कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ पूर्व नियमावली में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। ठेकेदारों से लेकर भी कई जो नियम हैं वो बदले गए हैं और जिनमें कई परिवर्तन हुए हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग में भी कई नीतियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तक थी और अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए वो जो हमारा कैफ है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। इसमें जो न्यूनतम स्थायी रोजगार है वो 50, 150, 300 और 500 क्रमशः ये इस तरह से इसमें निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो न्यूनतम जो रोजगार होना चाहिए आपका लार्ज के लिए 50 स्थायी रोजगार होना चाहिए न्यूनतम, अल्ट्रा लार्ज के लिए 150, उसके बाद मेगा के लिए 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए 500। ये न्यूनतम स्थायी रोजगार की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें ऑर्गेनाइज करना है, कहीं आपको सर्वेज करने हैं वगैरह, तो उसमें आपको कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसमें कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट्स नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन आपको गुणवत्ता इंश्योर करनी जरूरी होती है कि ताकि कार्य समय से हो और अच्छी गुणवत्ता का हो। तो उसके चलते अभी भारत सरकार ने जो व्यवस्था है इसमें दे रखी है कि जो नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम लोगों ने QCBS के लिए भी इसमें अनुमन्यता प्रदान कर दी गई है। इससे इधर हम लोगों के जो एक तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि पारदर्शिता लाने के लिए कोई भी टेंडर है उसमें कागज नहीं लेने चाहिए, ऑनलाइन सभी सबमिशन होनी चाहिए। ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले भी थी, लेकिन अभी इसमें हम लोगों को EMD जो बेसिक टेंडर के लिए जो हम लोग एक सुरक्षा राशि रखते हैं वो चूंकि बैंक की फिजिकल फॉर्म में आती थी, इसीलिए कागज को हम लोग फिजिकल फॉर्म में लेते थे।
तो अभी हम लोगों ने जो है उसी निर्णय को, पूर्व के निर्णय को हम लोगों ने रिट्रेट करा है। साथ ही में हमने ऑनरेबल कैबिनेट से ये भी आज अनुमोदन प्राप्त कर लिया है कि इसके बाद हम लोग ईबीजी पर कार्य करेंगे। इसका मतलब जो भी इसके बाद कोई भी कागज हम लोगों का इस पर नहीं आएगा, कोई भी टेंडरिंग पर नहीं हम लोग को फिजिकल फॉर्म में नहीं लिया जाएगा और पूरी की पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन ही हो जाएगी, संचालित हो जाएगी। कोई अगर प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में कोई अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसके संदर्भ में IFMS के पोर्टल पर एक ग्रीवांस रेड्रेसल का एक यूटिलिटी डेवलप की गई है, उसको भी संचालित करने के संदर्भ में आज ऑनरेबल कैबिनेट ने अपनी अनुमति दे रखी है। तो इस तरीके से ये अलग अलग निर्णय हो गए हैं। इससे फायदे एक तो ये होंगे कि काफी ज्यादा जो है स्थानीय लोगों को और स्थानीय उत्पादकों को उसमें वरीयता दी जा रही है। दूसरा, ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए पूर्ण रूप से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और भारत सरकार के कोई विशेष निर्देश है, जैसे भारत सरकार जैसे हमारे देश की जो सीमाएं हैं उससे लगे हुए देशों से आप प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई विशेष सावधानियां बरतनी है, तो उसके लिए या फिर जो है 100% हमारा जो गुड्स का प्रोक्योरमेंट है वो जेम से करने के लिए इस तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, सबको सहभागिता का मौका उससे और बढ़ेगा और स्थानीय प्रोडक्ट्स की हम लोग अच्छे से उनको एक मार्केट उपलब्ध करा दे पाएंगे। तो इसके पर्पज से जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव गया हुआ था उसको मंजूर मिलेगी। डोईवाला नगर पालिका से जुड़े तमाम ठेकेदारों ने एकजुट होते हुए ठेकेदार संगठन का गठन करते हुए सर्वसम्मति से संघ का प्रथम अध्यक्ष अधिवक्ता मंजीत सजवान को बनाते हुए एक बड़ी कार्यकारिणी का गठन किया है। आपको बताते चले कि डोईवाला नगर पालिका में रजिस्टर्ड तमाम ठेकेदारों ने एक बैठक आयोजित की और उसमें सभी के हितों की सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ एक संगठन बनाने पर जोर दिया गया। संगठन में शामिल लोगों का कहना है कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा और बाहरी ठेकेदार इसका फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए अब समय आ चुका है कि हमें एकजुट होकर अपने संगठन का गठन करना है और गठन करना भी चाहिए ताकि सभी की समस्याओं के लिए संगठन के माध्यम से संघर्ष किया जा सके। अब खबर देहरादून से है, जहां ग्राफिक एरा अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने हार्ट के बहुत ही जटिल एवं दुर्लभ मामले में उपचार करने में सफलता हासिल की है। ऐसे जटिल मामले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ना के बराबर नजर आते हैं। दरअसल ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की इस बड़ी उपलब्धि के बाद वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी करा चुके 19 साल के इस युवक का मामला चिकित्सा क्षेत्र में बेहद ही अलग है और यह पहला मामला है जिसमें कि हार्ट में 3 साल पहले लगाया गया स्टंट संक्रमण होने और टांके गलने के कारण अपनी जगह से निकलकर युवक के पेट में फंस गया था। दरअसल ऑपरेशन के दौरान दिल का छेद बंद करने के बाद टांके लगाकर यह आर्टिफिशियल स्टंट लगाया गया था और जिस जगह यह स्टंट लगाया गया था वहां काफी संक्रमण हो गया था और जांच में पता चला है कि यह स्टंट अपनी जगह पर नहीं है और जिसकी वजह से वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे की टीम ने बैलून से खींचकर पुराना स्टंट जो है वो बाहर निकाला और इस युवक की दूसरी बार हार्ट सर्जरी की गई। सर्जरी के 3 दिनों में ही युवक स्वास्थ्य में काफी तेजी से सुधार कर रहा है और वह चलने फिरने भी लगा है। देखिए, रिस्क तो इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक तो ऐसी स्थिति आज से पहले कभी देखी नहीं गई और अगर हम एक नॉर्मल हार्ट के वाल्व के ऑपरेशन की बात करें तो जो ऑपरेशन का रिस्क होता है वो मैक्सिमम 3 से 4% का होता है, जबकि इस पेशेंट की जो कंडीशन थी, इसके बार बार स्ट्रोक हो रहे थे और इसको इन्फेक्शन था, तो सारा मिला करके अगर हम रिस्क इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिस्क कम से कम 12 से 14% का आएगा ऑपरेशन का। तो 4% के मुकाबले 14% मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। आपने बताया जैसे कि लापरवाही तो नहीं कहेंगे क्योंकि इन्फेक्शन तो वाल्व पे आ जाना एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि प्रोस्थेटिक वाल्व जो लगाए जाते हैं उन पर इन्फेक्शन आ जाए
और अगर आ जाए तो सबसे पहला जो उसका इलाज है वो भी यही है कि एंटीबायोटिक चलाकर सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। बस ये है कि इतनी ना किसी ने उम्मीद की होगी कि इस तरीके से वाल्व जो है उखड़ करके और कहीं आगे चला जाएगा, और जब उनको ये बात समझ में आ गई सीटी स्कैन के द्वारा कि ये वाल्व अपनी जगह से हिल गया है, तो उन्होंने उसको अर्जेंट सर्जरी की सलाह दी। अब सर्जरी के लिए उसका यहाँ आने का मन हुआ, इसलिए वो उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया और ये मरीज हमारे ने जब ऑपरेशन किए, इसका वाल्व तो अपनी जगह से हट गया था हमारे पास आने से करीब हफ्ते 10 दिन पहले, और आने के बाद भी हमें करीब 1 हफ्ते का समय लगा इसको ऑपरेशन के लिए फिट बनाने में, क्योंकि जब ये आया तब उसकी जो स्थिति थी उस समय ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा था। और अच्छी बात ये थी कि भगवान की कृपा से वाल्व ना होने के बावजूद इसका हार्ट इतना ख़राब स्थिति में नहीं था कि हमें इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़े, इसलिए हमने पहले थोड़ा 1 हफ्ते का समय लेकर एंटीबायोटिक और बाकी दवाएं चलाकर इसकी स्थिति को सुधारा और उसके बाद इसको फिर कैसा लग रहा है? ठीक है। अब तो बीमारी कब शुरू हुई थी आपको? कब तकलीफ हुई थी? कब ये परेशानी शुरू हुई थी? अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ था मेरे को बुखार, हाँ। उससे इन्फेक्शन हो गया था, तो ठीक करा के फिर वो वाल्व निकल गया था, तो वो सर ने ठीक किया। पहले कहाँ पे कराया था आपने ऑपरेशन? सबसे पहले फाउंडेशन में हुआ था 2023 में। अच्छा। उसके बाद वहाँ से सही रहा, मैं फिर वाल्व निकल बीमार हुआ था मैं बीच में, तब सर ने किया बुखार। क्या कहेंगे आज इंद्रेश गांधी केरिया हॉस्पिटल ने आपके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट करा है, आपकी बीमारी को खत्म कर दिया, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? ठीक है, अच्छा है, डॉक्टर जी भी अच्छे हैं। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में आवारा कुत्ते के काटने के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं वहीं परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। इस अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालात ऐसे हैं कि आवारा कुत्ते अस्पताल के कमरों तक घुस जाते हैं। डिलीवरी रूम और नवजात शिशु वार्ड में भी कुत्तों के पहुंचने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे वहां भर्ती नवजात बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर भी इन आवारा कुत्तों से दहशत में है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि कुत्तों के डर से वे अपनी ड्यूटी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मरीजों और परिजनों को भी आए दिन इन कुत्तों से खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से जल्द अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों से मुक्त कराने की मांग की गई है, ताकि मरीज और स्टाफ सुरक्षित माहौल में अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठा सके। हम लोगों ने कई बार निगम को लिखा है कि इनको यहाँ से अब वो कहते हैं कि हम किसी को भी, क्योंकि ये भी जानवर हैं तो इनको हम उठा के कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक खुलना था EBV वो अभी नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, और लोगों को आने जाने में छोटे नवजात शिशुओं का हमें भी लगातार डर बना रहता है। हम लोगों ने स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है कि थोड़ा सा कुत्तों को वार्ड वगैरह के अंदर घुसने ना दें, परंतु हमारे पास यही निगम के द्वारा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि इनको यहाँ से हटा के कम से कम चिकित्सालय के अंदर कोई भी पालतू जानवर नहीं होना चाहिए। राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है और जिसमें कि आपको बताते चले कि झमाझम बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। देहरादून में मौसम ने करवट बदल ली है और जिसके बाद झमाझम बारिश से लोगों को राहत की सांस मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।